हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको बैंकिंग और मौद्रिक नीति से टॉपिक बताऊंगी। ये हमारा टॉपिक कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं बताऊँ अच्छे से। और अगर ये ज़्यादा लंबा खिंच जाता है तो इसका मैं बैंकिंग का अलग वीडियो बना दूंगी और मॉनेटरी पॉलिसी का जो है आरबीआई से रिलेटेड उसे मैं अलग वीडियो में बना दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इफ़ यू लाइक। अदरवाइज़ कोई बाइंडिंग नहीं है, बट इफ़ यू लाइक। ओके, तो मैं चलती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। कल मैंने इसका फर्स्ट फिजिकल पॉलिसी का लेक्चर वीडियोस का मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख लें पहले, उसके बाद आप इसे देखें। और इससे भी पहले मैंने पॉलिटी का फुली कंप्लीट करा दिया है, तो उसका 8 वीडियो है। प्लेलिस्ट में आप जाएं और पॉलिटी का आप देख सकते हो, PT 365। ये मेरा सारा कंटेंट हिंदी में ही है। ओके, मैं हिंदी के PDF से ही पढ़ाती हूँ आप लोगों को। तो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं आज। तो ये बैंकिंग और मौद्रिक नीति। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट। ठीक है, तो बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट है 2018 से 19 का। तो क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रकृति की रिपोर्ट नामक 2018-19 शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है। गंतव्य है कि यह एक संविधिक प्रकाशन है। ठीक है, जिसे आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 36(2) के अनुपालन में जारी किया जाता है। ओके, और आज मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि आज मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ, तो उसमें मैं आपको पॉलिटी का जो मैंने हाईलाइटेड PDF है वो मैं डाल दूँगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का मिल जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह, मंथली मैगजीन्स, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और उसे ज्वाइन कर ले। ओके, टेलीग्राम चैनल में इसी जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से बनाऊँगी, तो आप उसमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी PDF डालती रहूँगी जो भी आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, और PT 365 की और जो भी मैं पढ़ाऊँगी सारा PDF मैं वहीं पे डाल दूँगी। ओके, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो फिर ये हो गया। तो क्या है कि आरबीआई ने इसे 2018-19 के शीर्षक, मतलब कि बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट नामक शीर्षक पे 2018-19 का एक रिपोर्ट जारी किया है। यह एक संविधिक प्रकाशन है। ओके, क्योंकि इसे बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है 1949 की धारा 36(2) के अनुपालन में जारी किया गया है। ओके, तो क्या है इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष, इसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया कि आरबीआई ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। ठीक है, आरबीआई ने क्या क्या उपाय किए हैं वो हम देख लेते हैं। तो विनियामक दायरे को वैधानिक संशोधन द्वारा सुदृढ़ किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से आरबीआई को सहकारी बैंकों और गैर बैंक की वित्तीय कंपनी और आवास वित्तीय कंपनी पर अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके, इसने अपने पर्यवेक्षी ढांचों को और मजबूत करने के लिए कई पहले आरंभ की है। ओके, और कुछ भी पहले इसमें आरंभ की गई है जो अभी नीचे आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो है उनका जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, जो मतलब कि NPA है, उसका अनुपात 2019 मार्च में 9.1% से घटकर सितंबर 2020 तक 7.5% हो गया है। ठीक है, जो बैंक का NPA होता है उसमें थोड़ा सा कमी आया है। उसके बाद क्या है कि लाभ प्रदाता और अस्तित्व गुणवत्ता।
तो क्या है कि लाभप्रद जो अस्तित्व गुणवत्ता दोनों गुणवत्ता, ठीक है, दोनों मामलों में राज्य सहकारी बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। ओके। और क्या है कि दिवालिया शोधन क्षमता जो संहिता है आईबीसी वाला तथा वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का जो प्रवर्तन अधिनियम 2002 है, सरफसई के चलते बैंकों की वसूली प्रक्रिया में सुधार आया है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को पूछ लेता है कि किन किन दो मतलब कि ये अधिनियम के द्वारा मतलब कि बैंकों की वसूली में सुधार आया है, एनपीए कम हुआ है, तो वो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड जो आईबीसी है, और जो हमारा ये सरफसई 2002 का है अधिनियम। ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट है अधिकांश भुगतान बैंक अभी भी लाभदायक नहीं बन पाए हैं। अधिकांश भुगतान बैंक जो है वो अभी भी लाभदायक नहीं बन पाए हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ती बेरोजगारी, उल्टा प्रवासन के कारण उनकी आय के स्रोत दबाव में आ सकते हैं। ओके। अब क्या है, एनबीएफसी क्षेत्र मजबूत पूंजीगत बफर के साथ लचीला बना हुआ है। ओके। आवासीय परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब, लागत में वृद्धि, जो आवासीय परियोजनाएं होती है उनके पूर्ण होने में भी विलंब होता है। ठीक है। लागत में वृद्धि आती है। आवासीय संपत्तियों के खरीद द्वारा निवेश में देरी जैसे कारणों से आवास वित्त प्रदाताओं को अपनी लागत परिसंपत्ति पर काफ़ी नुकसान वहन करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये सब भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट हो सकता है। ठीक है। बैंकिंग वाला आप इसे अच्छे से देखना, और मैं अच्छे से समझाऊंगी भी, क्योंकि मतलब कि यूपीएससी में बैंकिंग टॉपिक जो है, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा तो है ही, इसमें भी लक्ष्मीकांत में भी, मतलब सॉरी लक्ष्मीकांत में बोल रही हूँ, जो हमारा रमेश सिंह का मैं बुक ऑप्ट की हूँ, तो उस बुक में भी थोड़ा बड़ा ही है, बट क्या है कि बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया है और आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना भी है। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं स्टैटिक से, और इसके करंट मिल करके क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ इस टॉपिक को अच्छे से देखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पीटी 365 में कुछ भी आपको इररिलेवेंट नहीं मिलेगा। फुल पीटी 365 कीजिए, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा कर लिया तो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फुल्ली देखिए, फुल एक एक लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है। सिर्फ पॉइंट देख लेने से ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे आपका फैक्चुअल क्लैरिटी आएगी, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको फुल्ली अच्छे से एनालाइज करना ही होगा, आप भाग नहीं सकते इससे। इसलिए मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो लाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड जो है टॉपिक, वो है बैंक लाइसेंस देने की रूपरेखा में परिवर्तन। ठीक है। तो बैंक जो लाइसेंस देता है उसके रूपरेखा में कुछ परिवर्तन आए हैं। तो क्या है कि आरबीआई के अतिरिक्त आंतरिक कार्य समूह जो है ने बैंकिंग उद्योग के लिए लाइसेंस देने के नियमों में संशोधन की अनुशंसा की है। ठीक है। तो क्या संशोधन किए हैं, पहले देख लेते हैं कि बैंकिंग लाइसेंस क्या है। ठीक है। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है 1949, उसके अनुसार क्या है कि भारत में कोई भी कंपनी तब तक बैंकिंग का कारोबार नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास रिजर्व बैंक की ओर से जारी, ठीक है, किया गया लाइसेंस ना हो। ठीक है। मतलब कि आरबीआई अगर आपको लाइसेंस देता है तभी आप बैंकिंग मतलब बैंक में कारोबार कर सकते हो। ठीक है। इस तरह का कोई भी लाइसेंस भारतीय रिजर्व की बैंक की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही मिलता है। मतलब कुछ शर्तें होती है उसकी, तो उन शर्तों के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो क्या आरबीआई के आंतरिक समूह जो हैं उस द्वारा अनुशंसित क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो बड़े कॉरपोरेट और कारोबारी घरानों को बैंक का प्रमोटर बनाने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अच्छी तरह से
हाँ ठीक है। अच्छी तरह से चल रही बड़ी बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है एनबीएफसी है, जिनके परिसंपत्ति मतलब उनका जो संपत्ति है उसका आकार 50,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जिसमें कॉरपोरेट घराने के स्वामित्व कारोबार वाले भी सम्मिलित है, को बैंकों में रूपांतरण के लिए विचार किया जा सकता है। ठीक है। और आंतरिक कार्य समूह की अन्य अनुशंसाएं क्या है कि जो एफसीज है एवं भुगतान बैंक है, जो पेमेंट बैंक्स है, वो क्या है आईडब्ल्यूबी जो इंटरनल उसके ये है, ठीक है, ने यह भी सुझाव दिया है, आंतरिक जो कार्य समूह है उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि 3 वर्षों तक संचालन करने के बाद भुगतान बैंक को एसएफबीज में रूपांतरित किया जाता है, मतलब लघु वित्त बैंक में। इसमें इससे पेटीएम, जियो, एयरटेल भुगतान बैंकों को संभवतः लाभ मिल सकता है। ठीक है। किसी नई वर्तमान इकाई में बैंक द्वारा निवेश की सीमा 20% की जाएगी। ओके। अब थोड़ा आप ये देख लो, मतलब कि डिफरेंस दिया हुआ है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है कि बड़े कारोबार घरानों को बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है, तो क्या है कि संभावित लाभ क्या है, इसका पूंजीकरण में सहायता होगा, बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय उद्योग का पुनर्प्रवेश होगा। ठीक है। अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, जमाकर्ताओं के लिए बैंकिंग के विकल्प का विधिकरण होगा। ठीक है। संभावित चुनौतियां क्या है, कनेक्टिंग, लोडिंग और सर्कुलर बैंकिंग की समस्या है। इंफ्राग्राफी देख मीन्स वो जो दिया हुआ है उसमें देखना होगा। कॉरपोरेट अभिशासन एवं वित्तीय स्थिरता से जुड़ी समस्याएं। ओके। अब क्या है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बैंकिंग लाइसेंस, अब जो एनबीएफसी हैं उनके लिए क्या है, लाइसेंस का है जो, सो संभावित लाभ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज जो है कि संकट के कारण रेखांकित परिसंपत्ति देयता बेमेल संबंधित समस्याओं को निपटाने में सहायता करती है। जमा तक जो है डिपॉजिट जो होता है तक एनबीएफसी की पहुंच में वृद्धि होगी और बेहतर निरीक्षण के अवसर। ठीक है। चुनौतियां क्या है, एक बनने में संबंध लागतें, एनबीएफसी की अनिच्छा की संभावना, विगत समय में एनबीएफसी का निम्न स्तरीय प्रदर्शन। ठीक है। तो ये है इसका कनेक्टेड लीडिंग। ठीक है। जैसे एसोसिएटेड बैंक ए है और कॉरपोरेट हाउस ए है। ठीक है। तो इसका ये ग्राफ दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ अनसंबंधित तथ्य इसमें दिए हैं। तो क्या है तथ्य, जैसे डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। ओके। डोर स्टेप बैंकिंग सेवा क्या है, तो डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की परिकल्पना ईज मतलब इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, सर्वाधिक पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता, ठीक है, सुधारों के एक भाग के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों के घर पर ही उपलब्ध कराया जाने की व्यवस्था की गई है। ओके, मतलब कि बैंकिंग सेवा जो है सो घर पर ही उपलब्ध होगा, ठीक है, ग्राहकों के। बैंकिंग सेवा को कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के संपर्क बिंदु के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं पीएसबीज हेतु ईज सुधार को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य सुगम और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसमें पूंजी निवेश उपयुक्त सुधारों के संदर्भ में पीएसबी के प्रदर्शन पर आधारित था। ठीक है। ईज सुधार सूचकांक जो है 6 विषयों में 120 से अधिक उद्देश्यों मापदंडों के आधार पर प्रत्येक पीएसबी के प्रदर्शन का मापन करता है। यह सभी पीएसबी को एक तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि संबंधित बैंक सुधार के एजेंडे पर अन्य बैंकों की सापेक्ष कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट है बैंकिंग विनिमय संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, इस बार ये संशोधित हुआ है, तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है।
तो क्या है, हाल ही में संसद ने बैंकिंग विनिमय संशोधन विधेयक जो है उसे पारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की रक्षा करना और सहकारी समितियों की बैंकिंग गतिविधि को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त बनाना। ओके, अब सहकारी बैंक के बारे में जान लेते हैं कि सहकारी बैंक कहते किसे हैं। तो सहकारी बैंक जो है सहकारिता के आधार पर स्थापित एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, ये अपने सदस्यों के संबंध होते हैं। तो ये हमारा है, इसके स्वामित्व में भागीदार होते हैं। ठीक है, ग्राहक। व्यापक रूप से भारत में सहकारी बैंक दो श्रेणियों में है, यथा शहरी और ग्रामीण, दो श्रेणियों में विभाजित है। ओके, यूसीबीज जो है शहरी और ग्रामीण में विभाजित है। ठीक है, यूसीबीज को संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों अधिनियम या बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है। ओके, फॉन्ट में बड़ा ही कर देती हूँ आप लोगों को थोड़ा। ओके, तो फिर क्या है कि यूसीबीज जो है, ठीक है, यूसीबीज का विनियमन आरबीआई और केंद्र राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। जब लघु सहकारी बैंक का विनियमन राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, विकास बैंक नाबार्ड जो है तथा राज्य सरकार के बीच विभाजित है। ठीक है, और क्या है, एक ही राज्य में संचालित यूसीबीज के पंजीयन और प्रबंधन के संबंधित गतिविधियों का विनियमन रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी आरसीएस द्वारा किया जाता है। एक से अधिक राज्यों में संचालित यूसीबीज के पंजीयन और प्रबंधन का जो संबंधित गतिविधियों का विनियमन केंद्रीय आरसीबीज द्वारा किया जाता है। ओके, तो क्या है, इस अधिनियम का प्रमुख जो विशेषता है उसके बारे में देख लेते हैं कि बैंकिंग अधिनियम जो अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित करेगा यह। ठीक है, बैंकिंग सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों और प्रतिभूतियों का निर्गमन इसमें किया गया है। ठीक है, इसके प्रावधान है ये प्रमुख, जैसे कि सहकारी जो बैंक है वो शेयर और प्रतिभूतियों का निर्गमन करेगा। ठीक है, सहकारी बैंक अपने सदस्यों या अपने परिचालक क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर या प्रीमियम पर इक्विटी शेयर, अधिमानित शेयर या विशेष शेयर जारी कर सकते हैं। यह निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों के अधीन होगा। ओके, फिर क्या है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कुछ सहकारी बैंकों को छूट प्रदान करने की शक्ति आरबीआई एक अधिसूचना के माध्यम से किसी सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के समूह को इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब निर्देश मंडल का हटाया जाना, निदेशक मंडल का। ठीक है, अब क्या है कि आरबीआई जो है कुछ शर्तों के अंतर्गत 5 वर्ष तक के लिए बहुराज्यीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का स्थान ले सकता है। ओके, किसी राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आरसीएस के पास पंजीकृत सहकारी बैंकों की स्थिति में आरबीआई संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर निदेशक मंडल को हटा सकेगा। ठीक है, इस अवधि का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाएगा। ओके, अब ये विधेयक जो है उसको ऋण स्थगन की स्थिति में डाले बिना आरबीआई को बैंकिंग समस्याओं को हल करने की अनुमति प्रदान करता है। ओके, ये हो गया। यदि केंद्रीय बैंक किसी बैंक पर ऋण स्थगन का आरोपण करता है, ठीक है, कोई केंद्रीय बैंक जो है वो किसी बैंक पर ऋण स्थगन का आरोपण करता है, तो उस अवधि के दौरान संबंधित बैंक कोई ऋण नहीं दे सकता है या किसी भी ऋण लिखित में निवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसका कुछ एक्सक्लूजन है, जैसे अपवर्जन,
यह अधिनियम कुछ सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि प्राथमिक कृषि साख समिति पर, ठीक है, PACS पर, सहकारी भूमि बंधक बैंक पे, और इस अधिनियम में निर्दिष्ट सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सहकारी समितियां हैं। ओके, अन्य संबंधित इसके तथ्य कुछ देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन 2020-30 जारी किया है। किसने किया है? RBI ने। किसके लिए? शहरी सहकारी बैंकों के लिए। देख लीजिए यहाँ पे, ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण सहकारी के लिए नहीं है ये, शहरी सहकारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है, ठीक है। इसका उद्देश्य लगातार बढ़ रहे सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर खतरे के विरुद्ध UCBs क्षेत्र की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना है। इसमें 5 स्तंभ पर आधारित रणनीति दृष्टिकोण जो है गार्ड है, उसके आधार है, जैसे कि शासन प्रणाली की निगरानी करना, ठीक है, उपयोग तकनीकी में जो निवेश किया जाएगा, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, ठीक है, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, मजबूत सहयोग, ठीक है, रॉबस्ट कोलैबोरेशन, और क्या है, आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा कौशल सेट का विकास, डेवलपिंग नेसेसरी IT एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट, ठीक है। तो ये 5 इसके मेन स्तंभ होंगे जिस दृष्टिकोण से इस पे नज़र रखा जाएगा, ठीक है। RBI ने शहरी बैंकों से प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण को लागू करने का निर्देश दिया है, ठीक है। SBAC का आशय बैंकों की स्वचालित तरीके से संचालित कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से निरंतर आधार पर परिसंपत्ति के वर्गीकरण से है, ठीक है। इसका उद्देश्य परिसंपत्ति वर्गीकरण की प्रक्रिया में दक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अखंडता में सुधार करना है, ठीक है। UCBs जिनकी कुल परिसंपत्ति 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें वर्ष 2021 से SBAC को क्रियान्वित करना है, ओके। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स, RRB, ठीक है। तो ये क्या है? और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि इसका, जैसे कि मैं कंप्लीट कर दी हूँ पॉलिटी का, तो उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस करके कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है वो एनालिसिस करके मैं आपको एक ही वीडियो में सारा कर दूँगी। वो मैं आपको जो एनालिसिस दूँगी वो सिर्फ 2018, 19 और 20 का होगा, क्योंकि 2018 से आपने देखा होगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें मतलब कि पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, तो ये ट्रेंड जो चेंज हुआ है, तो 3 इयर्स का एनालिसिस आप अच्छे से कर लो तो उससे आपको और भी अच्छा मतलब कि होगा। तो मैं ये एक वीडियो बनाऊंगी और पॉलिटी का जैसे मैंने अपलोड कर दिया है, तो लास्ट में मैं आपको वो भी अपलोड कर दूंगी और उसमें मैं बता दूंगी कि मैंने किस पार्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी वॉच करना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और वो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी हमारा डेट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन 27 जून को एग्ज़ाम फिक्स है। अभी बढ़े आगे या ना बढ़े वो मतलब कि गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन हमें अपना जो प्रिपरेशन है वो 27 जून को लेके ही चलना है, ठीक है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को दीजिए। फिर मैं इस टाइप से आपको एनालिसिस करके दे दूँगी और आप लोग बताना अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ की वीडियोस चाहिए होगी विजन IAS की, तो मैं खुद भी टेस्ट सीरीज़ लगाती हूँ विजन IAS की, तो मैं आप लोगों को उसका वीडियो भी दे दूँगी। ज़्यादा नहीं, जैसे कि एनालिसिस करने में हम लोग का 4 घंटा तो लग ही जाता है, तो फिर मैं उसे एनालिसिस को जो मेन पॉइंट है उसी करके आपको डिटेल एनालिसिस दे दूँगी। मैं जैसे कि उसका नोट्स बनाती हूँ एनालिसिस करके, तो उस नोट्स को मैं आपको मतलब समझा दूँगी। अगर आप लोग चाहते हो उस टाइप से वीडियो तो मुझे बताना, फिर इसके बाद मैं उसे ही कर दूँगी। 30 अगर जैसे कि टेस्ट होते हैं 30 हाँ 30 ही होते हैं,
तो फिर उस सब का अगर आप उस टाइप से कर लोगे तो आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा, क्योंकि मुझे उसका एनालिसिस करने में उस टाइप से 4 आवर तो लग ही जाते हैं। 4 आवर उसके लगते हैं और 2 आवर्स लगते हैं टेस्ट सीरीज के। तो अगर मैं आपको 1 घंटे में उस 6 आवर को कंप्लीट करके 1 घंटे में दे दूँ तो आप लोग का भी बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताना, फिर मैं वो सीरीज भी शुरू कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे अपना ये मैं आती हूँ मैं टॉपिक पे। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके हाल ही में जो आरबीआई है उसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चलन निधि या तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ और कॉल या नोटिस मनी मार्केट, जो कॉल मनी मार्केट होता है ना, कॉल मनी मार्केट आपको पता ही होगा, अभी इसमें भी और डिटेल्स भी देगा, तथा पहुंच प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। गंतव्य है कि आरआरबी को आरबीआई की तरलता सुविधाओं के साथ साथ कॉल या नोटिस मार्केट तक पहुंच की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो आरआरबी के बारे में पहले देख लेते हैं। आरआरबी क्या है? आरआरबीज को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1970, 1 सेकेंड, ठीक है। तो आरआरबी जो है ठीक है, आरआरबी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत राज्य प्रायोजित क्षेत्र आधारित और ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है और इसकी निगरानी नाबार्ड द्वारा की जाती है। ओके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व संयुक्त रूप से केंद्र, राज्य और प्रायोजक बैंकों के पास होता है, जिसमें इनके द्वारा जारी की गई पूंजी क्रमशः 50% और 15% और 35% के अनुपात में होता है। मतलब केंद्र का 50, राज्य का 15% और प्रायोजक बैंक के पास 35%। ओके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रदत्त अधिदेश जैसे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर, श्रमिकों तथा सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऐसे उपाय विकसित करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के धन को शहरी क्षेत्रों की ओर बहिर्वाह से रोका जा सके। ठीक है, इन्हें नर्सिंग कार्य समूह 1975 की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अधिनियमन के उपरांत स्थापित किया गया था। ठीक है, अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे अपर्याप्त वित्त, उच्च अतिदेय, दोषपूर्ण ऋण वसूली, तकनीकी का अभाव, प्रक्रियात्मक जटिलता आदि, ये सब इसकी समस्याएं हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये डिटेल्स में देगा। तो ये जो है एमएसएफ है, कॉल मनी मार्केट है, एलएएफ है, तो ये सब का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेना। मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, जो लैफ है, ठीक है, ये वाला मैं अभी लैफ बता रही हूँ। ये क्या है? चल निधि समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो एलएफ का उपयोग जो है मौद्रिक नीति में किया जाता है। मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है हमारी, जो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और जो फिजिकल पॉलिसी होता है वो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो मौद्रिक जो पॉलिसी होती है, नीति होती है, उसे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। यह राज्य और केंद्र की प्रतिभूति को गिरवी रख पुनर्खरीद समझौते, जो रेपो है, रेपो रेट आपको पता है ना, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जिस रेट पे मतलब कि जो आरबीआई, ठीक है, आरबीआई को बैंक देता है, बैंक को देता है आरबीआई रेट पे, और बैंक जब आरबीआई को लोन देता है तो वो रिवर्स रेपो रेट पे देता है। ठीक है, ओके।
तो क्या है कि यह राज्य और केंद्र के प्रतिभूति प्रतिभूति आपको पता है ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, को गिरवी रखकर पुनर्खरीद समझौते के आधार पर आरबीआई से बैंक को आरबीआई से धन उधार, ठीक है, मतलब बैंक जब अगर आरबीआई से लोन लेता है या रिवर्स रेपो का उपयोग कर आरबीआई को ऋण देने में सक्षम बनता है, ठीक है, या फिर आज मैंने बताया ना रिवर्स रेपो रेट पे बैंक लोन देता है आरबीआई को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलएएफ। ओके, अब एमएसएफ देख लेते हैं। तो एमएसएफ क्या है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक के लिए है, एक अत्यधिक अल्पकालिक उधार है, ठीक है। अल्पकालिक मतलब कि ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग नहीं है, मतलब कि कम ही टाइम के लिए होता है। आरबीआई द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत इंटर बैंक मार्केट में एक दिवसीय ओवरनाइट उधार दरों में अस्थिर को कम करने और वित्तीय प्रणाली में सहज मौद्रिक संचरण को सक्षम करने के लिए की गई है। मतलब कि एक रात का है, ठीक है, ओवरनाइट आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंटर बैंक मार्केट है, मतलब कि बैंकों के बीच का है, एक दिवसीय उधार दरों में अस्थिरता को ये कम करता है, ठीक है। एमएसएफ दर रेपो रेट दर से अधिक होती है, ठीक है, तो रेपो रेट से ये अधिक होता है। रेपो रेट मैंने आपको बता दिया अभी है कि जब आरबीआई से बैंक लोन लेते हैं तो उसे रेपो रेट पे लेते हैं, ठीक है, और अगर ये देंगे तो रिवर्स रेपो रेट पे। कॉल नोट मनी क्या है? भारतीय मुद्रा बाजार एक महत्वपूर्ण घटक है। भारतीय मुद्रा बाजार का यह एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक ना। क्या है कि इसके तहत एक दिवसीय आधार पर धन का लेन देन होता है, ठीक है, जबकि नोटिस मनी मार्केट जो है उसके तहत 2 से 14 दिनों के बीच की अवधि में होता है, और कॉल मनी मार्केट में 1 दिनों का, ठीक है, अवधि के लिए धन का लेन देन किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको हो गया होगा। अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार, जैसे कि पीएसएल है, पीएसएल जो ग्रुप होते हैं ये आप याद रखना, पीएसएल ग्रुप में कौन कौन से शामिल है ये तो आप रट ही जाना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं, चर्चा में क्यों है। आरबीआई ने उद्यमिता और नवीकरण संसाधनों को सम्मिलित करने के लिए किसको किसको आरबीआई सम्मिलित कर रहा है? उद्यमिता और नवीकरण संसाधन जो रिन्यूएबल सोर्सेस है उसको सम्मिलित कर रहा है किसमें? पीएसएल में, ठीक है। प्राप्त क्षेत्रों को उधार से संबंधित दिशा निर्देशों को संशोधन मतलब सम्मिलित करने के लिए इसमें संशोधन किया है, ठीक है, दिशा निर्देशों में। अब पीएसएल क्या है और यह कैसे कार्य करता है? तो पीएसएल की अवधारणा जो है अर्थव्यवस्था के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रक गतिविधियों के लिए बैंकों के ऋण देने की क्षमता को बढ़ाने पर विचार पर केंद्रित है। इसके माध्यम से बैंकों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे पर्याप्त समय या ऋण प्रदान करने ऐसे क्षेत्रों को विकास के लिए प्रोत्साहन करें, मतलब उनको लोन दे करके और उनके विकास में प्रोत्साहन करें। पीएसएल कार्य पद्धति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। जैसे इसके तहत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज दर कम से कम पर आरबीआई के बैंकिंग विनिमय विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मतलब कि जो आरबीआई का विनिमय विभाग है वो जो दिशा निर्देश देगा, जितना रेपो रेट का जैसे कि एक स्लैब दे देगा कि आप 6 से 4% के बीच में रखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। और है इसमें देखिए कि हालांकि पीएसएल दिशा निर्देश प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के लिए ब्याज की अधिमान्यता पर निर्धारित नहीं करते, ठीक है। पीएसएल के प्रावधान सभी वाणिज्य बैंक, लघु वित्त बैंक और लोकल एरिया बैंक जो है और प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं, ठीक है। ये प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, मतलब पीएसएल जो है, पीएसएल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ऐसा नहीं है, आरआरबी पे भी लागू है वो, ठीक है, एसएफबी पे भी लागू है, और लोकल एरिया के जो
बैंक है उन पे भी लागू है, सहकारी बैंकों पर भी ये लागू है। ठीक है, ये प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में परिचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वेतन अर्जन बैंक पर लागू नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे पीएसएल का कैटेगरी आप देख लो। तो पीएसएल का कैटेगरी आपको मैं यही याद रखने बोल रही थी कि आप ये हमें मतलब रट जाना। तो पीएसएल का 9 कैटेगरी आप देख लो। एग्रीकल्चर है, एक एमएसएमईज है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शंस और अदर्स। ठीक है, तो ये 9 आप याद रख लो। अब सभी अनुसूचित बैंक और विदेशी बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% हिस्सा इन क्षेत्रों को प्रदान करने के लिए प्रयोग करेंगे। मतलब कि जो भी हमारे अनुसूचित वाणिज्य बैंक है और विदेशी बैंक है, ठीक है, उनको क्या है कि 40% आपको अपना हिस्सा का इन लोगों को देना होगा लोन के तौर पे। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक को अपनी एनडीसी का 75% हिस्सा इन क्षेत्रों को देना होगा ऋण के तौर पे। ठीक है, ओके, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों को 75% अपना हिस्सा इन क्षेत्रों को देना है। ओके, अब क्या है, वर्तमान में शहरी सहकारी जो बैंक है उसके लिए कुल पीएसएल लक्ष्य और उसके जो एएनडीसी के 40% के बराबर है। हालांकि 31 मार्च 2024 से इसे बढ़ाकर 75% कर दिया जाएगा। जो शहरी सरकारी बैंक है, अर्बन जो बैंक थे यूएसबीज, ठीक है, उनके लिए है। अब क्या है, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के अनुपालन की तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है। मतलब 3 माह के अंदर इनका निगरानी किया जाता है कि हाँ ये अपना जो स्लैब है इनका, उसमें ये अपना उनको दे रहे हैं लोन या नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए निगरानी की जाती है। अब पीएसएल लक्ष्यों की प्राप्ति के चूक की स्थिति में अगर ऐसा हो गया कि ये लोग अपना जो लक्ष्य है उसमें चूक गए, तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के लिए लक्षित ऋण में कम ऋण प्रदान करने वाले बैंक को नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF और नाबार्ड NHB सिडबी मुद्रा लिमिटेड की अन्य निधियों में जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, शेष राशि जमा करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप 75% है और अगर 75% है किसी को देना और वो 70% ही दे रहा है, तो 5% जो उसका हिस्सा बचा है तो 5% उसको इनमें जमा करना होगा। ठीक है, शेष राशि को। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि विभिन्न प्रयोजकों के लिए विनियामक स्वीकृति अनुमोदन प्रदान करते समय प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों के लक्ष्यों और उप लक्ष्यों की प्राप्ति या विफलता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब क्या है, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधार प्रदान पत्र। अब ये क्या है, ये भी आप देख लो। तो ये क्या है, बैंकों को पीएसएल के लक्ष्यों और उप लक्ष्यों को प्राप्त करने के एवज में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। पीएसएल के उप लक्ष्य उपलक्ष्य को प्राप्त करने में कमी पर अधिदेश वाले बैंकों से इन लिखित प्रमाण पत्रों को खरीदा जाता है। ठीक है, और अन्य बैंकों के लिए पीएसएल के लक्ष्य से संभव बनाता है। मतलब कि ये आप समझ लो इस टाइप से एक पेज है। ठीक है, और अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये लोग लिख लेते हैं कि अगर आप मतलब 70% 5% इसको देना था, पर ये अगर 70% दे पाया तो इसका जो 5% का रहेगा यहाँ पे 5% का, तो ये किसी को बेच देगा। और दूसरा कंपनी अगर 75% ऐसे 80% दे दिया है तो वो 5% वाला उसे खरीद लेगा। मतलब कि ओके, अब क्या है कि पीएसएल तंत्र के अंतर्गत जोखिम या ऋण परिसंपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है। ओके, मतलब कि जैसे कि जो 80% मतलब आपका जो 80% यूज कर लिया वो 5% बेच देगा क्योंकि उसका एक्स्ट्रा था ना,
तो 5% बेच दिया, और फिर जिसने 70% यूज़ किया 5% वाला को खरीद लिया, तो बात तो बराबर हो गया, पैसा दोनों का बराबर है। ठीक है, तो ये है, मैंने उल्टा बता दिया, कोई बात नहीं। पीएसएल तंत्र के अंतर्गत जोखिम या ऋण परिसंपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है। ओके, यह निर्धारित लक्ष्यों से अतिरिक्त उपलब्धि प्राप्त करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण में वृद्धि होती है। ओके, अब क्या है, संशोधित पीएसएल जो दिशा निर्देश किए गए परिवर्तन, इसमें जो अब परिवर्तन किया गया वो है, आरबीआई ने हितधारकों के साथ साथ विचार विमर्श किया। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम जो एमएसएमईज है पर यूके सिन्हा की अध्यक्षता में एक गठित विशेषज्ञ समिति जो गठित की गई तथा कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए एमके जैल की अध्यक्षता में गठित की गई एक समिति थी। आंतरिक कार्य द्वारा अनुशंसा को इसमें शामिल किया गया। संशोधित पीएसएल दिशा निर्देश के कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। अब पीएसएल की कुछ विशेषताएं आप देख लो, क्या है कि स्टार्टअप को 50 करोड़ तक का बैंक ऋण देगी। ठीक है, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलराइजेशन हेतु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित करने के लिए किसानों को ऋण दिया जाएगा। और कंप्रेस्ड बायो गैस जो है सीबीजी उसके संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए चिन्हित जिलों में वृद्धिशील पीएसएल को उच्च भारांश दिया। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को दुगनी कर दी गई है। और जो स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सुधार के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए ऋण सीमा दुगनी कर दी गई है। ठीक है, तो दोनों चीज में आप देख लेना किसमें किसमें दुगनी की गई है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है एसएफबीज। ओके, तो क्या है इसका, लघु वित्त बैंक जो है अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जारी करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इससे अन्य संबंधित जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो एसएफबीज अपनी सूचीकरण की सीमा बढ़ाए जाने की अपेक्षा कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार जब एफबीएस 500 करोड़ रुपए के निवल मूल्य का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो उसके 3 वर्षों के भीतर उन्हें स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि लघु वित्त जो बैंक है ये वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के लिए संचालित निजी वित्तीय संस्थान है, जिन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थानीय ग्रामीण बैंकों के समान परिचालन के क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। वे लघु कृषि, सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों, सूक्ष्म लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं की जमा स्वीकार करने और उन्हें ऋण देने जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, भारत में संचालित कुछ लघु बैंक में उज्जीवन एसएफएस, जनलक्ष्मी एसएफएस आदि शामिल हैं। आरबीआई द्वारा जो गठित नचिकेता मोड़ समिति है उसने ऋण की पहुंच में विस्तार के लिए विभेदित बैंकिंग प्रणाली में एक के रूप में इन्हें प्रस्तावित किया था तथा वर्ष 2014 के वार्षिक बजट में इनकी घोषणा की थी। ठीक है, कुछ जो भुगतान बैंक है, पेमेंट बैंक और लघु वित्त बैंकिंग है, तो ये देख लेते हैं हम क्या है। तो कौन प्रवर्तन कर सकता है या पात्र प्रवर्तक। ठीक है, तो भुगतान बैंक में देख ले, प्रीपेड कार्ड जारी करता, दूरसंचार कंपनी, एनबीएफसी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डर्स, सुपरमार्केट श्रृंखलाएं, कॉरपोरेट्स, रियल एस्टेट, सहकारिता और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण। ठीक है, पेमेंट बैंक को ये कर सकते हैं। और जो लघु वित्त बैंक है उसे वित्त हो गया, एनबीएफसी हो गया, सूक्ष्म वित्तीय कंपनी हो गया, लोकल एरिया के बैंक में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति या व्यवसायी। ठीक है, अब क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसमें क्या है कि 100 करोड़ रुपए का न्यूनतम पूंजी आवश्यक है इसमें, और इसमें भी 100 करोड़ का न्यूनतम पूंजी आवश्यक है। और इसमें कुल जमा राशि का 75% सरकारी बॉन्ड के रूप में बनाए रखना। ठीक है,
और उसके बाद क्या है और है इसमें कि जमा राशि 25% अन्य बैंकों में बनाए रखना, कम से कम 26% निवेश भारतीयों द्वारा किया गया हो इसमें, और निवल मूल्य और इसका जो निवल मूल्य है 500 करोड़ रुपए से अधिक हो। ठीक है, तो सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। 25% शाखाएं बैंकिंग सेवाएं से वंचित क्षेत्रों में होनी चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से नेटवर्क से जोड़ा और प्रौद्योगिकी से प्रेरित हो, और एक खाते में जमा राशि अधिकतम 1 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, और इसका देख लेते हैं इसमें क्या है 75% ऋण प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों का विस्तारित होना चाहिए। 25% बैंकिंग शाखाएं सेवा में वंचित क्षेत्रों में होनी चाहिए, बैंकिंग शाखाएं इसकी जो है। ठीक है, आरक्षित निधि संबंधित अर्हता को बनाए रखना, व्यक्ति और समूहों को प्रदत्त ऋण की अधिकतम सीमा निवल वर्थ क्रमशः 10 से 50% होनी चाहिए। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डर का एक नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, अब वे क्या कर सकते हैं, तो इसका क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन उत्पादों का विक्रय कर सकते हैं, ग्राहकों के लिए बिल भुगतान सेवा प्रदान कर सकते हैं, एटीएम और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस उपलब्ध करा सकते हैं, दूसरे बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डर के रूप में कार्य कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ग्राहकों को विदेशी मुद्रा का विक्रय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन उत्पादों का विक्रय कर सकते हैं, पूर्ण बैंक में परिवर्तित हो सकते हैं, संपूर्ण देश में विस्तरित, आरबीआई के अनुमोदन के बाद एक पूर्ण बैंक में रूपांतरण। ओके, अब क्या है, अगला है वे क्या नहीं कर सकते, तो ये है कि क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं कर सकते हैं, ऋण प्रदान नहीं कर सकते, सीमा पार प्रेषण नहीं कर सकते, संचालन। ठीक है, अनिवासी भारतीयों की जमा स्वीकार करना। ठीक है, बड़े ऋण प्रदान करना। ठीक है, और अनुशांकिक इकाई आरंभ करना, परिष्कृत वित्तीय उत्पादों का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा तनावग्रस्त जो है परिसंपत्तियों की पुनर्रचना, रिकवरी और प्रबंधन। तो ये क्या है, एनपीएस वाला है ये, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। तो ये टॉपिक आज मैं लास्ट पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर अगला कल होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है अब, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही है, 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूँगी। आज ये मेरा बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट होगा और कल सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों को कहा कि आप लोगों को अगर उस टाइप से चाहिए टेस्ट सीरीज का भी वीडियो और वो क्वेश्चन का एनालिसिस वाला वीडियो, तो मैं वो सब भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और ओके, तनावग्रस्त परिसंपत्ति की पूर्ण संरचना, रिकवरी, प्रबंधन। ठीक है, तो क्या है कि तनावग्रस्त परिसंपत्ति संबंध में जो संकटों के वृद्धि के परिणाम स्वरूप विभिन्न रूपरेखा के सृजन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, वित्तीय अस्तित्व का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002। ठीक है, जो शफारस एक्ट है, सरफसी एक्ट। ठीक है, और आईबीसी है परिसंपत्ति वाला, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एआरसीज, और कंपनी अधिनियम की धारा 230 और 32 के अंतर्गत कॉरपोरेट पुनर्गठन योजना। कंपनी अधिनियम के ये धाराएं लेन देन के पक्ष में है और ऋण धारक व्यक्ति, कंपनी और उसकी सभी लेनदारों व शेयरकों के लिए बाध्यकारी है। इसके अतिरिक्त बैड बैग्स, ऐसी संस्था जो कर्जदाता में डूबे हुए ऋणों को अधिग्रहित कर तथा समाधान की प्रक्रिया के माध्यम से इन ऋणों को निरस्त्रित करते हैं, ऋणों की प्रोविजनिंग के साथ जुड़े प्रयास तथा कोविड-19 के मद्देनजर विशेष समाधान योजनाओं जैसे अनेक प्रयास किए गए हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से मैं कल आपको बताऊंगी, कल ये हमारा यहाँ से जो टॉपिक रहेगा तो ये सब मैं कल बताऊंगी। आप देखो कि थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इतना बताना मतलब कि फिर 50 मिनट्स लग ही जाएंगे, तो इसलिए मैं इतना आपको कल बताऊंगी ये सब। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा थर्ड आएगा कि वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजार। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट।
तो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वीडियो मतलब कि आज का वीडियो कंप्लीट करती हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल पे और लाइक से सब्सक्राइब करें। आपको यूपीएससी की रिलेटेड प्रीलिम्स मतलब कि आप प्रीलिम्स में जैसे कि अगर आप अच्छे से स्टैटिक कंप्लीट कर चुके हो और आपने अगर PT 365 अच्छे से कर लिया है और टेस्ट सीरीज़ जो विजन IAS की आती है, मोस्ट रिकमेंडेड तो यही है, यही दोनों विजन IAS की आप इसे कर लेते हो तो 60+ तो क्वेश्चन आप कर ही जाओगे अगर आप अच्छे से इन दोनों को कर लेते हो, टेस्ट सीरीज और PT 365, और अगर स्टैटिक्स आपका कंप्लीट है। और लास्ट टाइम बस आप रिवीजन करो, PT 365 पढ़ो और टेस्ट सीरीज लगाओ। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को अब आप मतलब कि कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ यही सब पढ़ो और इन सब को अच्छे से जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो करो। और उसके बाद फिर मतलब कि प्रीलिम्स तो कंप्लीट होगा ही, 60+ नंबर आपके ज़रूर आएंगे, इतने में ये गारंटीड है, क्योंकि मैंने भी बस इतना ही किया था। स्टैटिक पोर्शन मेरे कंप्लीट थे और मैंने PT 365 अच्छे से किया था और टेस्ट सीरीज में अच्छे से लगाई थी। मैंने आपको बताया ना, मैं मतलब कि शॉर्ट करके उसका टेस्ट सीरीज लगाती थी, शॉर्ट उसका जो नहीं आता था फिर मैं उसे याद करती थी। टेस्ट सीरीज को भी 2-3 बार रिवीजन करती थी। बट यही था कि मतलब कि कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था कि मैं मतलब 12-13 घंटे स्टडी के, तो इसलिए आप लोगों को मैं वही टाइम शॉर्ट करके ला के दूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ऐसा चाहिए या नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो मैं यहीं पे पॉज करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। आप लोग जैसा भी हो मुझे बताना और बने रहना, मतलब बने रहिएगा मेरे चैनल पे और लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा मतलब कि सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ताकि मैं और भी आप लोग के पास अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकूं, आप लोग का टाइम बचा सकूं। और जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू एवरीवन।